हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेगा नोट में। आज का हमारा टॉपिक है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इससे पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या था, और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, एंड हमें अब पढ़ना है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 क्या था। ये जो चार्टर है वो 20-20 साल के गैप पे आएगा। जो कि इनका चार्टर था वो 20-20 साल पे रिन्यू होता रहेगा। जैसे 1793 है, फिर 1813 आएगा, 1833 आएगा, फिर 1853 आएगा। तो उससे पहले जान लेते हैं कि ये चार्टर मीन्स क्या होता है इसका। तो जो चार्टर होता है इज़ द रिटन स्टेटमेंट ऑफ द राइट, बिलीव्स एंड द पर्पजेज ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। इसका अर्थ है कि जो चार्टर होता है वो किसी व्यक्ति समुदाय के अधिकारों, विश्वासों और उद्देश्यों का लिखित दस्तावेज होता है। इससे पहले क्या हुआ था कि जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो वहाँ के जो क्वीन थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड की मोनोपोली दे दी थी। मोनोपोली का मीन्स होता है कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और ट्रेडर या मर्चेंट ट्रेड नहीं कर सकता था। देन आगे देखते हैं कि देन दिस एक्ट वॉज ऑल्सो नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 and passed by the British Parliament, in which the company charter was renewed। सिंपल सा है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट इसे कहते हैं एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट इसको पास करती है जिसमें कि कंपनी का चार्टर को रिन्यू कर दिया जाता है। आइए देखते हैं इसके क्या क्या प्रोविजंस थे। तो इसके जो प्रोविजंस थे उसे देख लेते हैं। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट्स आर, द फर्स्ट वन इज इट कंटिन्यूड द कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया फॉर अनदर 20 ईयर्स। इसका मतलब है जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी इंडिया के ऊपर उसे 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। एंड द सेकेंड इज द गवर्नर जनरल वॉज गिवन मोर पावर्स एंड ही कुड ओवरराइड हिज काउंसिल्स डिसीजंस अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट में हमने पढ़ा था कि गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। तो जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था उसे एक काउंसिल दी गई थी 4 लोगों की मेंबर्स की। वो जो 4 लोग के मेंबर्स थे वो जो भी डिसीजंस लेते थे वो सिंपल मेजॉरिटी से लेते थे। सिंपल मेजॉरिटी मीन्स 50% + 1 वोट से डिसीजंस लेते थे। बट यहाँ पे गवर्नर जनरल्स को और पावर दे दी गई जिसमें गवर्नर जनरल अपने काउंसिल्स की डिसीजंस को भी ओवरराइड कर सकता था या अनदेखा कर सकता था। एंड द थर्ड वन इज़ द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल चेंज्ड। इसका मतलब है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स थे उन्हें चेंज कर दिया गया। चेंज करके क्या हुआ दैट इट वाज टू हैव ए प्रेसिडेंट एंड 2 जूनियर मेंबर्स हु वर नॉट नेसेसरीली मेंबर्स ऑफ पब्लिक काउंसिल्स। मतलब क्या हुआ कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 मेंबर्स थे उन्हें चेंज करके कर दिया गया कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए एंड 2 जूनियर मेंबर्स होंगे जो कि ज़रूरी नहीं कि पब्लिक काउंसिल्स मेंबर्स ही हों। देन फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है। द फोर्थ वन इज़ it laid down that the number of the board of control and their staff were henceforth to be paid out from Indian revenue। एज समझ में आता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती थी तो इनकी जो भी सैलरी है और इनके स्टाफ की जो सैलरी है वो गवर्नमेंट को देनी चाहिए। इसमें यह कर दिया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और उसके स्टाफ को इंडियन रेवेन्यू से सैलरी दी जाएगी। देन फिफ्थ क्या है, द फिफ्थ देखते हैं। The fifth one is then this act separated the revenue administrations and its judiciary functions leading to माल अदालत मीन्स रेवेन्यू कोर्ट्स। इस एक्ट में क्या होता है कि पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो जुडिशरी फंक्शंस को और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशंस को एक ही में देखते थे जो कि सिंगल कोर्ट्स में देखे जाते थे। बट इस एक्ट के ज़रिए क्या हुआ कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को और जुडिशरी फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया जिससे एक नई अदालत का जन्म होता है जिसे माल अदालत कहते थे और रेवेन्यू कोर्ट्स कहते थे। सिक्स्थ वन क्या कहता है, द माल अदालत वर रेवेन्यू कोर्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट विच एक्सक्लूसिवली डेल्ट विद द रेवेन्यू मैटर्स। इसका अर्थ है मतलब है कि रेवेन्यू जो अदालत बनी थी, रेवेन्यू कोर्ट्स बने थे वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेटअप कर दिए गए और वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ रेवेन्यू के मैटर से ही रिलेटेड केसेस देखते थे। देन लेट्स सी द सेवंथ वन। देन आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस the company had to pay the British government 5 lakh rupees from the Indian revenue annually। सारे खर्चों के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी देने के बाद, एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी देने के बाद
कंपनी को संभालने के लिए जो भी खर्चे लगते हैं सारी कंट्रोल करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए एनुअली देना था। इसके पीछे की वजह क्या थी? एज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने की मोनोपोली दी थी, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी से 5 लाख रुपये रेवेन्यू से लेता था एनुअली। देन 8th वन आता है द सीनियर कंपनी ऑफिशियल्स वर बैरेड फ्रॉम लिविंग इन इंडिया विदाउट परमिशंस। इफ दे डिड सो इट वुड बी कंसिडर्ड रेजिग्नेशन। इसका अर्थ है कि जो सीनियर कंपनी मेंबर्स थे, ऑफिशियल्स थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्हें बैरेड कर दिया गया कि आप विदाउट परमिशन इंडिया से लीव नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किया तो वो एक रेजिग्नेशन माना जाएगा और आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 क्या होता है एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट जो 1833 का है और 1813 का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हमें पढ़ना है बहुत अच्छे से। इसमें क्या होता है कि इसमें कई सारे फीचर्स होते हैं। इसमें ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया जाता है, लेकिन हाँ, चाइना के साथ और ट्री का ट्रेड इंडिया में इनके पास रहता है। आगे बहुत से सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज़ हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दूँ। धन्यवाद।